साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहब उपस्थित होते हैं। बाबा साहब बम्बई प्रेसिडेंसी के एक सदस्य के रूप में उपस्थित होते हैं, पक्ष रखने के लिए, दलितों का पक्ष रखने के लिए। हालांकि डॉक्टर पीजी सोलंकी दलित वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन डॉक्टर पीजी सोलंकी बाबा साहब के सभी पक्षों से पूरी तरह से सहमत हैं। ये बात उन्होंने पहले ही कह दिया। जब उनसे साक्ष्य मांगा गया साइमन कमीशन की तरफ से, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम बाबा साहब के पक्ष से सहमत रहेंगे। ऐसे में बाबा साहब यहाँ प्रमुख भूमिका में आ चुके हैं और कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपके समक्ष रखा था किस तरह से दलित वर्गों की संख्या यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी में लगभग 20 से 30 लाख के बीच में है, जबकि पूरे भारतवर्ष में 5.5 से 6 करोड़ के बीच में है। ये बात पिछले अम्बेडकर संदेश में क्लियर हो चुकी है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे कि बाबा साहब ने आखिर बाबा साहब से साइमन कमीशन जब ये क्लियर हो जाता है कि दलित वर्ग और हिंदुओं की बीच में क्या संबंध है, क्या दलित वर्ग के लोग हिंदू समाज का अभिन्न अंग है या हिंदुओं से अलग अस्तित्व रखते हैं, इस पर बात होगी। ऐसे में जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद बाबा साहब से स्वयं साइमन कमीशन पूछता है कि आप क्या चाहते हैं दलितों के लिए। तब बाबा साहब क्या कुछ जवाब देते हैं, ये दिलचस्प कहानी रहेगी। आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच कीजिए और जानिए कि किस तरह से हमारी समृद्धि, हमारे विकास के पथ पर बाबा साहब ने जो हमारे समाज को यहाँ तक पहुँचाया है जिस वर्तमान स्थिति में हम लोग हैं। मेरे साथियों, जानने के लिए आपको कि आखिर इस समृद्धि का नींव का पत्थर क्या है, इस समृद्धि का नींव क्या है, ये जानने के लिए अपने इतिहास को जानो मेरे साथियों। आज से 100 साल पहले अर्थात 1928 में बाबा साहब इस तरह का संघर्ष कर रहे थे साइमन कमीशन के समक्ष। हम सभी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे। उनके संघर्ष को जानने समझने का ये सुनहरा मौका आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का अम्बेडकर संदेश भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 174 से 177 तक हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। मेरे साथियों, वार्तालाप जिस तरह से आमने सामने हो रही है, प्रश्न दर प्रश्न बाबा साहब यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं और सटीक उत्तर दे रहे हैं। 295 प्रश्न बाबा साहब से यहाँ पूछे गए हैं। 295 प्रश्न में आज 19वां प्रश्न हम आपके समक्ष रख रहे हैं। 19वां प्रश्न कर्नल लेन फॉक्स ने पूछा है, जो साइमन कमीशन के एक सदस्य थे। मेरे साथियों, हम आपको बता दें साइमन कमीशन में यानी कि भारतीय सांविधिक आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था और उसका कारण यही था कि निष्पक्षता के साथ यहाँ पर कार्य हो, क्योंकि भारतीयों का मतलब यहाँ पर एक विशेष समुदाय, उच्च जातीय हिंदुओं की बात हो सकती थी जो कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं और इसलिए किसी भारतीय को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। ये एक पक्ष है, एक दृष्टिकोण है मेरे साथियों। कर्नल लेन फॉक्स बाबा साहब से जो प्रश्न करते हैं वो ये कि जो 2 ज्ञापन हमें मिले हैं वे किन आंकड़ों पर आधारित हैं। बाबा साहब से प्रश्न करते हैं, कहते प्रत्येक ज्ञापन में आपने दलितों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व मांगा है। एक ज्ञापन में आप वयस्क मताधिकार की मांग करते हैं और आपने सेना, नौसेना, अन्य नौकरियों में विशेष भर्ती की मांग की है। यदि आप यह आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों के लिए भी मांगते हैं तो स्पष्टतः ये बहुत बड़ी बात है। ये सुविधाएं आपने बड़ी संख्या के लिए मांगी हैं या छोटी संख्या के लिए। तब बाबा साहब क्या जवाब देते हैं, जानना बहुत जरूरी है मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने ये दलित वर्गों के लिए मांगी है, यानी कि सेना में भर्ती, नौसेना, अन्य नौकरियों में विशेष भर्ती की जाए, दलितों की भर्ती की जाए। बाबा साहब ने विशेष प्रतिनिधित्व मांगा है, वयस्क मताधिकार मांगा मेरे साथियों उस ज्ञापन में। और किसके लिए? तब बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं मैंने ये दलित वर्गों के लिए मांगी। आखिर दलित वर्ग है कौन, ये जानने के लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अम्बेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर चेयरमैन साहब करते हैं कि आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों के लिए भी, यानी कि पूछते हैं बाबा साहब से कि आदिम जातियों, जरायम पेशा जातियों के लिए भी आप वयस्क मताधिकार मांग रहे हैं, विशेष भर्ती की बात कर रहे हैं। तब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जी नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्हें वयस्क मताधिकार देना संभव होगा। परंतु अगला प्रश्न साइमन कमीशन की तरफ से, परंतु आप बड़ी संख्या का उल्लेख करते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा हूं कि मैंने अपने ज्ञापन में जो संख्या दी है उसमें आदिम जातियां और पर्वतीय जनजातियां भी शामिल हैं। मैं अब भी यही कहता हूं कि यदि सही हिसाब लगाया जाए तो मैंने जो आंकड़े दिए वे दलित वर्गों से संबंधित हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव हो सकता है। चेयरमैन कहते हैं, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय आर्थर फ्रूम इसकी पुष्टि करेंगे। मैंने देखा है मूडीमैन कमेटी, जो सुधार जांच कमेटी 1925 में बनी थी, 2025 चल रहा मेरे साथियों, 100 साल पहले की बात है, कि रिपोर्ट के पैरा 64 में संलग्न तालिका में यह संख्या 28 लाख दी गई है। तब माननीय हरि सिंह गौर कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप दलित वर्गों और अस्पृश्यों को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं? क्या दलित वर्ग और अस्पृश्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, दलित वर्गों के लिए। चेयरमैन पूछते हैं कि दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व मानते समय क्या आप केवल अस्पृश्यों के लिए ही इसकी मांग करते हैं? बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ। अगला प्रश्न चेयरमैन साहब, आपका कहना है कि कुछ आदिम जातियां अस्पृश्य नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं, हो सकता है कि कुछ भागों में वे हों, मैं उनकी पैरवी नहीं करता। बाबा साहब बहुत स्पष्ट हैं, क्लियर हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ दलित वर्गों की बात कर रहे हैं। तब बाबा साहब अगला प्रश्न करते हैं कि चेयरमैन अगला प्रश्न करते हैं, वे अस्पृश्य नहीं हैं, जरा एवं पेशा जातियां भी अस्पृश्य नहीं हैं। प्रश्न वाचक चिन्ह है, यानी कि ये प्रश्न के तौर पर पूछा है बाबा साहब से कि वे अस्पृश्य नहीं है, जरा एवं पेशा जातियां भी अस्पृश्य नहीं हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, उनमें से कुछ हैं लेकिन जाति के रूप में नहीं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जरा एवं पेशा जातियों का शेष हिंदुओं से इतना कम सामाजिक संपर्क होता है कि इस विषय पर कोई निश्चित बात कहने का कोई आधार नहीं है, परंतु यदि उनका संपर्क होता तो वे अस्पृश्य ही माने जाते। अगला प्रश्न यहाँ पर चेयरमैन साहब करते हैं बाबा साहब से कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो स्पृश्यता और अस्पृश्यता के बीच खड़ी हैं। क्या कुछ ऐसी जातियां हैं जो स्पृश्यता और अस्पृश्यता के बीच खड़ी हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मेरा विचार है कि वे अस्पृश्यों से भी नीचे हैं, यानी कि उन्हें तो और ज्यादा रियायत की आवश्यकता होगी। ये कहने का प्रयास देखिए बाबा साहब करते हैं। अगला प्रश्न चेयरमैन साहब, नहीं, सामाजिक स्थिति में ऊंची एक ऐसी जाति है जो अर्ध अस्पृश्य है। सामाजिक स्थिति में ऊंची एक ऐसी जाति है जो अर्ध अस्पृश्य है। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं कह नहीं सकता, परंतु मैं समझता हूं कि जरा एवं पेशा जातियों के बारे में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है कि वे अस्पृश्य हैं या नहीं है, क्योंकि मुख्य हिंदुओं और जरा एवं पेशा जातियों के बीच संपर्क नाम मात्र का होता है। और अगला प्रश्न चेयरमैन साहब करते हैं, साइमन कमीशन, जरा एवं पेशा और आदिम जातियों को छोड़ दें, मैं अब अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ। बाप यहाँ पर साइमन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अब अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ, जरा एवं पेशा और आदिम जातियों को छोड़ दीजिए। स्वयं अस्पृश्यों में भी अंतर है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अर्ध अस्पृश्य माने जाते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तब अगला प्रश्न यहां साइमन कमीशन की तरफ से, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, चमारों की क्या स्थिति है। ये चेयरमैन साहब पूछते हैं, बाबा साहब से कहते हैं कि आप तो महान हैं, तो चमारों की स्थिति क्या है। तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, वे पूरी तरह अस्पृश्य हैं। चमारों की स्थिति वो पूरी तरह अस्पृश्य हैं, यानी कि पूरी तरह से अछूत माने गए हैं। अगला प्रश्न चेयरमैन साहब करते हैं, उतना ही जितना महार, क्योंकि बंबई में, महाराष्ट्र में महार जाति जिस तरह से है उसी तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई हिंदी भाषी राज्यों में चमार जाति है। तो बाबा साहब बहुत स्पष्ट कहते हैं कि उतने ही अस्पृश्य हैं जितने की महार। जब ये पूछा जाता तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, आप सही समझते हैं। क्या आपको इसका विश्वास है? बाबा साहब जवाब देते हैं, जी हाँ, यदि आप साझें पनघट और मंदिर प्रवेश को मापदंड माने, यानी कि पनघट पर अगर चमार जाएगा, महार जाएगा, तो दोनों को ही पानी भरने नहीं दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से मंदिर में यदि चमार जाएगा, महार जाएगा, तो दोनों को मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका यह मतलब है कि दोनों ही अस्पृश्य हैं। ये बात बाबा साहब सिद्ध करते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं, जी नहीं, मेरा
अस्पृश्यता से आशय है कि छू जाने से सवर्ण हिंदू अपवित्र हो जाएगा। मेरा अस्पृश्यता से आशय है कि छू जाने से सवर्ण हिंदू अपवित्र हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ठीक है, आप मंदिर प्रवेश और कुएं को मापदंड मान सकते हैं। चेयरमैन, आखिरकार हम बुनियादी तौर पर संवैधानिक और राजनीतिक जांच पड़ताल कर रहे हैं। अपनी बात को स्पष्ट करते हैं साइमन कमीशन के चेयरमैन। कहते हैं आखिरकार हम बुनियादी तौर पर संवैधानिक और राजनीतिक जांच पड़ताल कर रहे हैं। सामाजिक प्रथाओं और ऐसी धार्मिक परंपराओं को जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, किसी आयोग द्वारा एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। यह एकदम साफ बात है। दलित वर्गों का अर्थ है अस्पृश्य जातियां, वे जातियां जिनका मंदिर प्रवेश वर्जित है और जिन्हें स्कूलों, धर्मशालाओं आदि की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। जैसा कि माननीय हरसिंह गौड़ ने कहा है, जरायम पेशा व पर्वतीय जनजातियां और इसी तरह के लोग जो भारत में रहते हैं और राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से इनके साथ वे भी जो सभ्यता में पिछड़े हैं, उनकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। माननीय हरसिंह गौड़ कहते हैं हिंदू 4 वर्णों में विभक्त है, शूद्रों का मंदिर प्रवेश वर्जित है। चेयरमैन कहते हैं मेरे विचार में ये हम सब समझते हैं, तथापि हम हिंदू धर्म के लिए कोई कानून नहीं बना रहे हैं, बल्कि ब्रिटिश भारत के ढांचे पर विचार कर रहे हैं, जो बिल्कुल अलग बात है। यानी कि ब्रिटिश भारत का ढांचा क्या हो, इस बात पर विचार कर रहे हैं। तब यहाँ पर अगला प्रश्न चेयरमैन साहब करते हैं बाबा साहब से कि उस आंकड़े के आधार पर आप कौन से मार्ग को उचित ठहराना चाहते हैं, जिसके द्वारा भारत के संविधान में, खासकर बम्बई प्रेसिडेंसी के संविधान में, इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाए। मेरे साथियों, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर कर दिया। बाबा साहब ने इतना मजबूती के साथ पक्ष रखा है कि बाबा साहब से ही पूछने पर मजबूर हो गए यहाँ पर साइमन कमीशन के चेयरमैन बाबा साहब से पूछ रहे हैं कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आखिर क्या व्यवस्था की जाए आपके लिए, दलित वर्गों के लिए। तब बाबा साहब जवाब देते, मेरे साथियों, जानना हर अंबेडकरवादी के लिए जरूरी है। कम से कम यहां तक हर अंबेडकरवादी को अंबेडकर संदेश वाच करना चाहिए। बाबा साहब जवाब देते हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम दावा करते हैं कि हमें हिंदुओं से अलग एक विशिष्ट अल्पसंख्यक माना जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं बाबा साहब, यहाँ पर लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमें हिंदुओं से अलग एक विशिष्ट अल्पसंख्यक माना जाए। अभी तक हमें हिंदुओं में शामिल करके हमारे अल्पसंख्यक स्वरूप को छिपाया गया है, परंतु वास्तव में दलित वर्गों और हिंदुओं के बीच कोई संपर्क नहीं है। इसलिए सम्मेलन के सामने पहली बात मैं ये रखना चाहता हूं कि हमें एक विशिष्ट और स्वतंत्र अल्पसंख्यक माना जाए। दूसरे, मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों के अल्पसंख्यक वर्ग को किसी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से दलितों का अल्पसंख्यक वर्ग बहुत पिछड़ा है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से निर्धन है, सामाजिक दृष्टि से बंधा हुआ है और ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं से ग्रस्त है जिनसे कोई अन्य वर्ग ग्रस्त नहीं है। हम मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की तरह का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हम मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की तरह प्रतिनिधित्व चाहते हैं। हम आरक्षित सीटें चाहते हैं, यदि वे वयस्क मताधिकार के साथ दी जाए। मेरे साथियों, बाबा साहब ने डिमांड कर दी, वयस्क मताधिकार की डिमांड की है। पुरजोर तरीके से जब बाबा साहब से पूछा गया क्या चाहते हैं आप दलित वर्गों के लिए, बाबा साहब चाहते हैं कि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को जो रियायतें यहाँ पे दी गई हैं, जो छूट दी गई है, जो राजनीतिक हक अधिकार दिए गए हैं, उससे कहीं ज्यादा की आवश्यकता दलित वर्गों के लिए है। बाबा साहब कहते हैं कि हम मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की तरह प्रतिनिधित्व चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, आरक्षित सीटें चाहते हैं। ये राजनीति में बाबा साहब बात करते हैं, यदि वे वयस्क मताधिकार के साथ दी जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने यहाँ रख दी। और अगला जो प्रश्न है चेयरमैन का वो ये है कि और यदि वयस्क मताधिकार ना हो तो, जानना बहुत दिलचस्प है कि बाबा साहब ने क्या जवाब दिया होगा मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं तब हम पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करेंगे। तब हम यदि संभव हो तो संविधान में कतिपय रक्षोपायों की व्यवस्था करना चाहेंगे, या हम चाहेंगे कि इन रक्षोपायों को दलित वर्गों की शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में उनके प्रवेश संबंधी गवर्नर के करार में उन्हें सलाह के रूप में स्थान दिया जाए। यानी कि बाबा साहब ने देखिए, अगर यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं मिलता वयस्कों को, दलितों को नहीं मिलता है, तो ऐसे में बाबा साहब
छुआछूत से रक्षा उपाय की बात कर रहे हैं मेरे साथियों। जो शोषण अत्याचार यहाँ पर दलित वर्गों पे होता आया है उसका रक्षा उपाय किया जाए, इस बात को बाबा साहब यहाँ कहने की कोशिश करें मेरे साथियों, और बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं कि शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में उनके प्रवेश संबंधी गवर्नर के करार में उन्हें सलाह के रूप में स्थान दिया जाए। यानी कि शिक्षा और सरकारी सेवा, ये लगातार बाबा साहब बात उठा रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, क्या हम डॉक्टर सोलंकी से पूछ सकते हैं कि वे इन मुद्दों पर सहमत हैं? हम आपको एक बार पुनः बता दें, डॉक्टर पीजी सोलंकी दलित वर्गों के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ शामिल हुए थे, लेकिन वो हर दृष्टिकोण से बाबा साहब से सहमत थे। तो अगला जवाब वो देते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जी हाँ, यानी कि हाँ, डॉक्टर सोलंकी कहते हैं कि मैं सभी मुद्दों पर सहमत हूँ। बाबा साहब ने जो पक्ष रखा है तो उस बारे में कहते हैं कि मैं सभी मुद्दों पर सहमत हूँ। तब हम ऐसा समझें कि आप दोनों महानुभावों का यही विचार है। यानी कि यहाँ पर अब चेयरमैन कहते हैं कि आप दोनों महानुभाव, यानी कि डॉक्टर पीजी सोलंकी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप दोनों महानुभाव का यही विचार है, सेम विचार है जो बाबा साहब ने यहाँ रखा है। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। अगला प्रश्न चेयरमैन साहब करते हैं, क्या यह सुविधाजनक रहेगा कि मैं इन मुद्दों पर एक दो प्रश्न करूं? एक दो प्रश्न और करना चाहते हैं, और वो प्रश्न मेरे साथियों ये जानने में बहुत दिलचस्पी जिन साथियों को है, अक्सर हम लोग जय मूल निवासी करते हैं। तो मेरे साथियों यही प्रश्न आने वाला है कि क्या हम, यानी कि दलित वर्ग के लोग बहुजन समाज में जिनको दलित वर्ग की संज्ञा दी जा रही है, क्या वो मूल निवासी हैं? बहुजन समाज के लोग मूल निवासी हैं? तो इस संबंध में बाबा साहब क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं कुछ प्रश्नों के तहत। क्या ये सुविधाजनक रहेगा कि मैं इन मुद्दों पर एक दो प्रश्न करूं? आपका दावा है कि यदि दलित वर्गों को हिंदुओं में शामिल किया गया है, तथा क्या उनको संविधान की दृष्टि से उन जातियों से जो हिंदू मानी जाती हैं एक विशिष्ट और पृथक समुदाय माना जाए? यानी कि दलित वर्ग को क्या पृथक समुदाय माना जाए, हिंदुओं से अलग माना जाए? तब बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं बहुत स्पष्ट, जी हाँ। अगला प्रश्न साइमन कमीशन का, क्या यह इस आधार पर है कि आपके विचारों से दलित वर्गों को ऊंची जात के हिंदुओं से अपेक्षा नहीं है कि वे उनके हितों का संतोषजनक प्रतिनिधित्व कर सकेंगे? यानी कि यहाँ पर चेयरमैन साहब ने एक असमंजस की स्थिति को क्लियर किया कि लगता है डॉक्टर अम्बेडकर आपको भरोसा नहीं है ऊंची जातियों पर, ऊंची जात के हिंदुओं पर भरोसा नहीं है, वो आपका प्रतिनिधित्व सही से कर नहीं पाएंगे, आपको लगता है ऐसा भरोसा नहीं है। तब बाबा साहब जवाब देते हैं, कहते हैं ये तो एक पहलू है, बल्कि सही बात तो यह है कि हमें हिंदू समाज का अंग नहीं समझा जा सकता, हमें हिंदू समाज का अंग नहीं समझा जा सकता, ये पहलू है। और अब अगला प्रश्न, मैं समझता हूं कि आप इस महाद्वीप के प्राचीन निवासियों से संबद्ध हैं, मूल निवासियों से संबद्ध हैं। तब बाबा साहब कहते हैं मेरे विचार से यह एक दृष्टिकोण है, हम प्राचीन निवासियों से संबद्ध हैं इस महाद्वीप में, ये एक दृष्टिकोण है, बाबा साहब कहते हैं। अगला प्रश्न चेयरमैन साहब का, हम विस्तार में नहीं जाते, ऐसा माना जाता है कि आप आर्यों से भी पहले के हैं, मतलब आर्य इस देश में आए, इस महाद्वीप में आए, उससे पहले के आप लोग हैं। तब बाबा साहब इस ऐतिहासिक बात पर, ऐतिहासिक प्रश्न पर क्या जवाब देते हैं, ये निश्चित तौर पर हर किसी को, हर अम्बेडकरवादी को, हर मूल निवासी को, जो मूल निवासी अपने आप को कहता, समझ लीजिए मेरे साथ। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मुझे ज्ञान नहीं है, एक विचार यह भी है, यानी कि पूरा सटीक बात साहब कहते हैं मुझे ज्ञान नहीं है कि हम आर्यों के पहले के हैं, लेकिन एक विचार है ये कि हम मूल निवासी हैं, हम आर्यों से पहले के प्राचीन निवासियों से संबद्ध हैं। यह एक विचार है, यह एक दृष्टिकोण है, ये बात बाबा साहब कहते हैं स्पष्ट तौर पर। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं मुझे ज्ञान नहीं है। आज का अम्बेडकर संदेश यहीं पर रोक दें मेरे साथियों, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि हम दलित वर्ग के लोग के लिए बाबा साहब ने किस तरह संघर्ष किया, किन महत्वपूर्ण मांगों को रखा साइमन कमीशन के समक्ष। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, चूंकि हमने आपको बताया है 295 प्रश्न बाबा साहब से पूछे गए साइमन कमीशन की तरफ से,
जिनमें से आज हमने 41 प्रश्न यानी कि 41 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी लगभग 250 के करीब 250 के करीब प्रश्न बाकी हैं। इससे मेरे साथियों, ये जो सिलसिला चल रहा है, भारतीय संविधान आयोग के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर पीजी सोलंकी क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ मांगे रखते हैं और आखिर में निर्णय क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, ये जानने के लिए आपको लगातार ये अंबेडकर संदेश सुनने होंगे जब तक कि 295 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाते। आज के अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, बाबा साहब के अनुसार क्या दलित वर्ग हिंदू समाज के अंग हैं? आपको स्पष्ट करना है बाबा साहब ने क्या दृष्टिकोण दिया इस संबंध में चेयरमैन साइमन कमीशन को, कि दलित वर्ग हिंदू समाज का अंग है अथवा नहीं है। इस बारे में आपको आंसर करना है मेरे साथियों। आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकते हैं। दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।